हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम लोग ने बायोलॉजी पढ़ लिया है। आज है थर्सडे, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको कहा जाता है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में आज न्यूटन की कहानी समझेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मिली मुझे इसके बारे में, तो उसको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या चीजें हुई थी। क्योंकि एक क्वेश्चन आता है ग्रेविटेशन में एप्पल वाला कि भाई न्यूटन को एप्पल ही क्यों दिखा, या एप्पल से मतलब एप्पल के बेसिस पर इतनी बड़ी चीज क्यों हो गई। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई न्यूटन ने वो क्यों देख लिया था, क्या उससे पहले नहीं देखा था या उससे बाद में नहीं देखा था। तो उसको भी समझेंगे क्या चीज हुई थी। तो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसके बाद जो है हम चैप्टर भी पढ़ेंगे। इससे पहले जो लास्ट सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था वो था एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में बहुत ही बेसिक वर्जन देखा था कि भाई आपने पोरीफेरा क्या होता है, टीनोफोरा क्या होता है, निडेरिया क्या होता है, प्लेटीहेलिमंथीज, एलीहेलिमंथीज, एनीलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, हेमाकॉर्डेटा, ऐसे कई अजीबोगरीब नाम सुने थे। और उनको हमने कल डिवाइड किया था सेलुलर लेवल, मतलब कोशिकीय स्तर पर, उत्तक स्तर टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, सिमेट्री सममिति के आधार पर, और उनके शरीर गुहा मतलब बॉडी कैविटी के अनुसार। तो मैंने कुछ MCQ आपको कल दिए हुए थे। बहुत सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे आंसर्स दिए। कुछ थोड़े थोड़े आंसर्स मुझे ऐसा लगा कि गलत भी हैं, लेकिन बहुत अच्छा ट्राई किया था आप लोगों ने। तो उनको भी देख लेते हैं कि वहां पे कहाँ जो है बोला जाए कि सुधार की गुंजाइश है, और जिनको बने उनको बहुत ही अच्छी बात है। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। इसके अलावा कोई डाउट्स हैं, इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। ऊपर दिए गए टेलीग्राम लिंक पे PDF में अपलोड रोजाना कर देता हूं, वहां से लेक्चर्स की PDF आप अपलोड कर सकते हैं, और उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप चीजें कवर करेंगे। जैसे हम फिजिक्स कवर कर रहे हैं, तो फिजिक्स में भी हम लोग 13-14 लेक्चर ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। तो आप पूरा का पूरा एक नोट्स फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने फ्रॉम द बिगिनिंग कहा था कि हम ये जो सीरीज लेकर आ रहे हैं वो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास तौर पर है जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। जिनको साइंस आता है उनको तो काफी आ जाता है, लेकिन जिनको नहीं आता है उन पर किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एक जो है सजेशन या आपका मुझे वोट चाहिए कमेंट्स बॉक्स में, सभी के आंसर्स मुझे चाहिए कि जैसे हमने बायोलॉजी के लिए कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो क्या आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी कुछ ऐसे सेशंस चाह रहे हैं जिसमें हम लोग जैसे कोई टॉपिक कवर हो जाता है। जैसे मैं वर्क एनर्जी पावर फिजिक्स में करा चुका हूं, या आपका जैसे अभी हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड मेंस और प्रीलिम्स का एक मिक्स्ड वे में अगर आपको इंटरेस्टेड होंगे तो उस पर मैं सेशन लूंगा। लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि कई क्वेश्चंस के आंसर्स भी नहीं देते। तो दैट डिपेंड्स ऑन द कमेंट्स। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो इनका भी मैं एक रिवीजन आपको कराऊंगा। तो ये कमेंट पे डिपेंड करेगा। शुरू करेंगे आज का सेशन, और उससे पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे कि हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था। तो देखा जाए तो क्वेश्चन से कुछ चीजें देखते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिलोमेट्स। अब एसिलोमेट्स जिनको क्या कहा जाता है, अगुही। अब ये जो है एसिलोमेट्स, याद करिए क्या बताया था मैंने, जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती। बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है, तो शरीर गुहा। तो शरीर गुहा जो है वो क्या किसमें नहीं होता है, ये आपको पहचानना है। एब्सेंस ऑफ मीसोडर्म, एब्सेंस ऑफ ब्रेन, सिलोम दैट इज इनकम्प्लीटली लाइन विथ मीसोडर्म, या सॉलिड बॉडी विदाउट अ कैविटी सराउंडिंग इंटरनल ऑर्गन्स। आंतरिक अंगों के चारों ओर गुहा के बिना ठोस शरीर, शरीर की गुहा जो एक मेसोडर्म के साथ अपूर्ण रूप से पंक्तिबद्ध हो, मस्तिष्क की अनुपस्थिति या मेसोडर्म की अनुपस्थिति। अब देखा जाए तो ये क्या बातें हो रही हैं। सबसे पहली तो दिक्कत ये आएगी आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था। तो मैंने आपको बताया था कि भाई हमारी बॉडी में 7 फीट लंबी छोटी आंतें हैं। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन 7 फीट लंबी है और हमारे शरीर में आ जा रही है। तो मतलब हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई जगह थी जिसमें वो आसानी से सेटल हो गई। मतलब मान लिया जाए कि भाई किसी के पास 2 BHK हाउस है, उस 2 BHK हाउस के अंदर 10 लोग जो है रह रहे हैं, तो वो 10 लोग कहाँ रह पा रहे हैं, उसके अंदर जगह होगी तभी रह पाएंगे। मान लिया जाए कोई 10 बाय 10 की जगह है, उसमें क्या 100 लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं है। तो ऐसे ही शरीर के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं जो 2 तरीके से काम आती हैं। एक, ऑर्गन्स को फिल करने के लिए, कई तरह के ऑर्गन्स उसमें समा जाते हैं, मतलब उसमें अपना एकोमोडेट कर लेते हैं अपने आप को। दूसरी चीज, ये जो सिलोम होता है या बॉडी कैविटी होती है, ये शॉक एब्जॉर्बर जैसा काम करती है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि ऐसा नहीं होता है कि आपको किसी ने कोई एक तरीके से आपके ऊपर किसी ने प्रहार किया,
कोई मुक्का मार दिया आपको, कोई जो है कहीं चोट लग गई, या आपकी किडनी पर ही किसी ने जो है हिट किया, तो आपकी किडनी ऐसे निकल कर कहीं और नहीं पहुंच जाती, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये चीजें जो एब्जॉर्प्शन का होता है या शॉक को एब्जॉर्ब करना होता है, ये भी किस पे डिपेंड करता है? कैविटी पे। तो जिसके अंदर ये चीजें होती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक लेयर होती है जिसको कहा जाता है एक्टोडर्म, और बीच में होती है जिसको कहा जाता है एंडोडर्म, और इनके बीच में अगर ये स्पेस खाली होता है तो इसको कहा जाता है बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी जिसमें होता है उसको कहा जाता है सिलोम। तो सिलोम जो है ये बेसिकली जिनके अंदर बॉडी कैविटी मिलती है। बॉडी कैविटी का मतलब ध्यान से देख लीजिए कि भाई ये वाला जो स्पेस है ना, ये जिनके अंदर खाली मिल रहा है, तो हमारी बॉडी में तो होता है सिलोम। क्यों होता है सिलोम? क्योंकि भाई हमारे तो इतने सारे ऑर्गन्स हैं जो आसानी से हमारी बॉडी में समा रहे हैं, जैसे कि 7 फीट लंबी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी, तो इसका मतलब हमारी बॉडी में सिलोम होता है। तो ऐसी बॉडी जिनके अंदर सिलोम होता है उनको सिलोमेट कहा जाता है, लेकिन जिनके अंदर सिलोम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, वो एसिलोमेट होते हैं। और एक होते हैं जिनके अंदर झूठा होता है, स्यूडोसिलोमेट कहा जाता है। तो स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है कि एक लेयर होती है जिसके अंदर एक लेयर पाई जाती है, इसके अलावा आपका जो फूड कैविटी होती है इस पे भी पाई जाती है, और इसके बीच बीच में कुछ ऐसे राउंड वॉर्म टाइप से बने होते हैं। इस तरीके से आप ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब इनमें स्पेस तो होता है लेकिन कम स्पेस होता है एज कंपेयर टू दिस स्पेस। तो इन चीजों को सिलोमेट कहा जाता है। इसी को आगुही, कूट गुहा या फिर गुही जो कहा जाता है। तो गुहा मतलब एक स्पेस होता है। तो अब आपसे पूछा गया है कि भाई आइडेंटिफाई करो एसिलोमेट्स की कैटेगरी या कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखते हैं भाई क्या हो सकती है। तो सबसे पहला है एब्सेंस ऑफ मीसोडर्म। तो एब्सेंस ऑफ मीसोडर्म क्या होता है? मीसोडर्म का मतलब एक लेयर होती है जो बीच में पाई जाती है। तो मीसोडर्म जो है वो इसमें क्या होती है? तो भाई एब्सेंस ऑफ मीसोडर्म का मतलब है कि भाई एसिलोमेट में मीसोडर्म नहीं होती। तो मीसोडर्म नहीं होने का मतलब है, एसिलोमेट को आप समझ लीजिए कि भाई ऐसा पार्ट है जिसके अंदर क्या है, इसके अंदर, इस डायग्राम को फिर से अच्छे से बना लेते हैं, समझना आना चाहिए सबको। देखिए एक ये पार्ट है, इस पार्ट पर एक लेयर है। कलर चेंज करके देखते हैं जिससे आपको समझने आ जाए। ये एक लेयर है, इस लेयर को हम क्या कह रहे हैं? तो इसको कहते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। इसके बाद जो है इसके अंदर भी एक लेयर है, इसको कहा जाता है एंडोडर्म। और ये जो बीच का स्पेस है इसमें भी एक लेयर पाई जाती है, और जो ये लेयर बीचों बीच पाई जा रही है इसी को क्या कह दिया जाता है? मीसोडर्म। तो अब यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई अगर एसिलोमेट है, एसिलोमेट जिसमें कोई स्पेस नहीं है, जिसमें नो बॉडी कैविटी हो, जिसमें कोई बॉडी कैविटी पा ही ना जाए, कोई शरीर गुहा नहीं हो, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो बेसिकली यहां पर हम बात कर रहे हैं कि भाई एसिलोमेट्स की, जिसको हिंदी में क्या कहा जा रहा है? आगुही कहा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ मीसोडर्म। तो भाई मीसोडर्म तो इसमें बीच में प्रेजेंट होती है, तभी तो स्पेस नहीं होता है, तो पहला आंसर तो हो नहीं सकता। दूसरा एब्सेंस ऑफ ब्रेन। एब्सेंस ऑफ ब्रेन कैसे हो सकता है? मतलब एसिलोमेट्स का मतलब भाई उनके पास तो ब्रेन होगा, ब्रेन कहां से आ गया ये? इसके अलावा ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं हो सकते। भाई ब्रेन तो सबके पास है और ब्रेन में भी ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद पूछा जा रहा है सिलोम दैट इज इनकम्प्लीटली लाइन विथ मीसोडर्म। यहां पर मीसोडर्म इनकम्प्लीट है, मतलब हिंदी में देखा जाए तो भाई मेसोडर्म की अनुपस्थिति तो गलत है, मेसोडर्म तो बीच में प्रेजेंट है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसके अलावा मस्तिष्क की अनुपस्थिति, ये भी नहीं हो सकता, मस्तिष्क भी होता है। शरीर की गुहा जो एक मेसोडर्म के साथ अपूर्ण रूप से पंक्तिबद्ध है। अपूर्ण रूप से मतलब जो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई अपूर्ण रूप जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि बीच बीच में इस तरह के स्ट्रक्चर आ जाते हैं, मतलब मेसोडर्म पूरी तरह से भरा नहीं पाता है। तो ये जो चीज होती है ये कैरेक्टरिस्टिक होती है स्यूडोसिलोमेट्स की। अब स्यूडोसिलोमेट्स तो नहीं पूछा है आपसे, तो एसिलोमेट्स पूछा है। तो एसिलोमेट्स का मतलब है कि भाई उसके अंदर तो पूरा मेसोडर्म है, अधूरा थोड़ी है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर
आंतरिक अंगों के चारों ओर गुहा के बिना ठोस शरीर। अ सॉलिड बॉडी कैविटी, अ सॉलिड बॉडी विदाउट अ कैविटी सराउंडिंग इंटरनल ऑर्गन्स। तो इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड, ये ऑर्गन्स के अराउंड भरपूर मात्रा में क्या होता है यहाँ पे आपका सॉलिड बॉडी विदाउट कैविटी। यहाँ कैविटी दिख रही है, कैविटी का मतलब मैंने बताया था गैप होता है, तो यहाँ तो गैप नहीं है, यहाँ तो भरपूर भरा हुआ है। तो भाई ये जो है आपका आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिलोमेट्स, तो यहाँ पर विदाउट कैविटी है, ये कैविटी थोड़ी है, ये तो भरा हुआ है, तो विदाउट कैविटी मतलब यही आंसर सही हो गया। तो सॉलिड बॉडी विदाउट अ कैविटी सराउंडिंग इंटरनल ऑर्गन्स, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड जो है अगर आपका कैविटी नहीं पाई जाए तो वो एसिलोमेट्स होगा, अगर जगह पाए जाए तो सिलोमेट्स होगा, और अगर कुछ कुछ जगह पाए जाए तो वो स्यूडोसिलोमेट्स होगा, जिनको हिंदी में कूट गुहा कहा जाता। तो आसानी से समझ में आया होगा, ये पिछला लेक्चर भी देख लीजिएगा, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश करी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको घुमा के पूछेगा तो याद रखेंगे कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन, रेडियल समरूपता पाई जाती है। अब भाई रेडियल का मतलब क्या है, तो रेडियल में कि आप उसको किसी भी दो प्लेन से काटो हमेशा बराबर चीज मिल जाए। जैसे हमने स्टार फिश का एग्जांपल लिया था कि इसको बीच से काटो तो भी बराबर हिस्से, यहां से काटो तो भी बराबर हिस्से, यहां से काटो तो भी बराबर हिस्से, इसको रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। अब हमने जो कल ग्राफ देखा था तो भाई पोरीफेरा में तो कोई सिमेट्री ही नहीं पड़ी थी हमने। पोरीफेरा के बाद जो है हमने देखा था टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद यहां पे निडेरिया भी देखा था, प्लेटीहेलिमेंथीस, फिर एस हेलिमेंथीस, फिर आपका एसी हेलिमेंथीस के बाद एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का के बाद हेमाकोर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सारी चीजें होती थी। तो इसमें मैंने बताया था कि ये नीचे वाले जो है ऐसी हेलिमेंथीस से लेकर ये पूरे जो होते हैं इनके अंदर क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। इनके नीचे तो ये सारे कैसे हैं, बायलेटरल वाले। लेकिन आपसे पूछ क्या लिया गया है, आपसे पूछ लिया गया है भाई रेडियल सिमेट्री किसमें होती है। तो रेडियल सिमेट्री जो होती है इन दोनों में तो होती ही होती है, इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, निडेरिया में, टीनोफोरा में। तो यहां पर सिलेंट्रीटा तो दिया है, प्लेटीहेलिमेंथीस में नहीं होती है, प्लेटीहेलिमेंथीस नहीं हो सकता यहां पे। लेकिन मैंने आपको बताया था मोलस्का में बायलेटरल होती है, सिलेंट्रीटा में होती है, और पोरीफेरा में तो कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। तो रेडियल इसमें होती है, रेडियल इसमें मिलेगी, रेडियल आर्थ्रोपोडा में भी नहीं मिलेगी, रेडियल कोलेंट्रीटा में मिलेगी। तो देखिए ये बार बार यही आ रहा है। तो लेकिन देखा जाए तो प्लेटीहेलिमेंथीस में नहीं होती है, प्लेटीहेलिमेंथीस में आपका बायलेटरल सिमेट्री नहीं होती है, ये सॉरी रेडियल सिमेट्री नहीं होती है। तो मैंने आपको कल बताया था कि एक्नोडर्मेटा जो होता है, एक्नोडर्मेटा जब अडल्ट हो जाता है तो अडल्ट होने पर इस पे क्या हो जाती है, रेडियल सिमेट्री। तो हम इस हिसाब से यहां पर सुटेबल आंसर हमें बी ही मिलेगा, जिसमें कोलेंट्रेटा और एक्नोडर्मेटा इन दोनों के अंदर रेडियल सिमेट्री या रेडियल समरूपता पाई जाती है। इसके बाद देखिए स्यूडोसिलोम, ये भी आ गया। अब स्यूडोसिलोम में मैंने बताया था बीच बीच में कहीं कहीं कुछ चीजें होती हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि बॉडी ऑर्गेन्स है, इन ऑर्गेन्स के ऊपर एक लेयर है, इस लेयर को क्या कह दिया जाता है, तो ये एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, और इनके बीच बीच में कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, ये होते हैं स्यूडो। तो स्यूडो जो होते हैं, स्यूडो का एग्जाम्पल कौन होता है, तो स्यूडो की अगर हम बात करें तो आपने कल मैंने जो ग्राफ बताया था उसको देखेंगे तो भाई जो निडेरिया होता है, निडेरिया के अंदर कैसा होता है, तो निडेरिया जो ऊपर वाले होते हैं उनके अंदर तो भाई किसी तरह से कैविटी मिलती ही नहीं है, नो बॉडी कैविटी। तो इनके अंदर तो नो बॉडी कैविटी है। इसके अलावा प्लेटीहेलिमेंथीस में भी नहीं होती है, एनीलिडा में तो पूरी तरह से कैविटी मिलती है। यहां पर स्यूडो पूछा है, तो स्यूडो जो है ये करेक्ट आंसर नेमाटोड्स हो जाएगा। भाई नेमाटोड्स जो होता है ये किस में आ जाता है, तो ऐसी हेलिमेंथीस में आ जाता है, और इसके अंदर राउंड वॉर्म्स आते हैं, और इन राउंड वॉर्म के अंदर ही नेमाटोड आ जाता है। आप कल का ग्राफ देखेंगे तो आपको दिख जाएगा नेमाटोड्स नहीं होते हैं। इसके बाद था विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन सिलेंट्रीटा।
तो सिलेंट्रीटा जो है सबसे पहले पोरीफेरा देखा था, तो पोरीफेरा में क्या था, यहां पर सेल था। इसके अलावा जो निडेरिया है जिसको आप सिलेंट्रीटा कहते हैं या टीनोफोरा है, इनके अंदर मैंने आपको बताया था कि दोनों के अंदर टिश्यू लेवल का होता है और ऑर्गन लेवल का प्लेटी हेलिमेंथीस में, और ऐसी हेलिमेंथीस से कॉर्डेटा जो होता है उसमें ऑर्गन सिस्टम होता है। अब यहां पे पूछा गया है किसका, तो इन निम्न में से स्तर का संगठन सम संयोजकों में पाया जाता है। सम संयोजक मतलब सिलेंट्रीटेट्स में पाया जाता है, तो इनके अंदर जो पाया जाएगा वो टिश्यू लेवल होगा, तो इनके अंदर उत्तक स्तर का होता है। ये भी आप कल पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम क्या है, ग्रेविटेशन। तो भाई ग्रेविटेशन को देखते हैं। तो भाई ग्रेविटेशन में मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आज हम एक कहानी सुनेंगे जो किससे रिलेटेड है, न्यूटन से रिलेटेड है, क्योंकि ये दिमाग में आता है भाई न्यूटन को ये और क्या पड़ी हुई थी कि ये सेब देख लिया। तो इसके पीछे कहानी बताई जाती है कि भाई 1665 में आइजैक न्यूटन ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ते थे। कहां पढ़ते थे, तो ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ते थे। ये ट्रिनिटी कॉलेज जो है बहुत ही फेमस कॉलेज हुआ, जिससे बहुत महान महान लोग पढ़े हैं, जैसे अमर्त्य सेन वगैरह की भी बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, ऐसे कई महान लोग जो है ट्रिनिटी कॉलेज से पास आउट हुए हैं। और ये ट्रिनिटी कॉलेज कहाँ है, तो लंदन में है। लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज जो है किस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो कैम्ब्रिज जो है, कैम्ब्रिज के अंदर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर आपका ट्रिनिटी कॉलेज आता है, जिसमें कौन पढ़ते थे, न्यूटन पढ़ते थे। 1665 के आसपास ये हुआ कि प्लेग आया, और प्लेग जो था उस समय इतना फैला वहां पर कि लगभग बताया जाता है कि जो लंदन में पॉपुलेशन रहती थी उस पॉपुलेशन में लगभग 25% लोग मरने लगे थे। जैसे अभी आपने कोविड देखा था, वैसे ही उस समय वहां प्लेग आया था। तो प्लेग उस समय इतना कोई बैक्टीरियाज के लिए कोई आपके पास एंटीबायोटिक्स नहीं होती थी, तो उतना मेडिकल साइंस उस समय डेवलप नहीं हुआ था। हम 1665 की बात कर रहे हैं, 1665 की बात कर रहे हैं, तो इतना मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो काफी लोग जो थे उस समय, कोई भी मेडिसिन थी नहीं, तो मेडिसिन नहीं होने पे क्या चीजें होती हैं, जैसे हमारे पास भी जब कोविड की वैक्सीन नहीं थी तो हम लोग क्या कर रहे थे, लॉकडाउन जैसी कंडीशंस क्रिएट हो रही थी, लोग घरों में आइसोलेट रह रहे थे, फिजिकल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे थे। तो न्यूटन ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ रहे थे और ये ऐसी घटनाएं बढ़ती रहीं। तो ये जो है पास में ही रहते थे, लंदन से ही कंट्री साइड में इनका घर था, 100 किलोमीटर दूर। तो बताया जाता है 1665 में इन्होंने ये सोचा कि भाई लंदन में तो बहुत लोग मर रहे हैं, और ये जो है चले गए अपने घर। ये घर जब गए तो इनके घर पे कोई नहीं था, ये अकेले ही वहां पर सरवाइव किया, और 1665 से 1666 के बीच में जो है न्यूटन लॉकडाउन में रहे। लॉकडाउन का मतलब कि उस समय यही एक तरीका था जिससे बीमारी से बचा जा सकता था। तो न्यूटन ने ये जो टाइम था ये कहां पे स्पेंड किया, अपने घर में स्पेंड किया। उसी घर में जहां पर वो रहते थे वहां पर उन्होंने जो उनकी खिड़की से रेज आती थी उससे उन्होंने ऑप्टिक्स के ऊपर बहुत सारे फिनोमिनास लिख दिए। इसके अलावा वहीं पर खाली बैठे बैठे, जब उनके पास कोई बुक्स भी नहीं थी, बिना बुक्स के उन्होंने आधा कैलकुलस को कवर कर दिया। और जहां पर उनका रूम था उसी रूम के सामने एक सेब का पेड़ था, और उस सेब के पेड़ से उन्होंने सेब गिरता हुआ देखा और हमें एक कॉन्सेप्ट दे दिया जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो भाई ऐसा बताया जाता है कि भाई सेब जो थे वो तो बहुत सालों से गिर रहे थे, लंदन में भी गिरते थे, ट्रिनिटी कॉलेज में भी गिरते थे, हर जगह कहीं ना कहीं कोई चीज तो फॉल हो रही थी। लेकिन न्यूटन का ध्यान जो आया वो उस टाइम पर आया जब वो बहुत ज्यादा आइसोलेट थे, बहुत ज्यादा एकांत में थे, और उससे उनको काफी प्रेरणा मिली। जब उनके पास कुछ काम करने को नहीं था तो फिर उन्होंने अंदर से क्वेश्चंस करना चालू किए और हर एक छोटी छोटी चीज पर ध्यान देना चालू किया, और वो चीज जो है उन्होंने वर्ल्ड को एक ग्रेविटेशन के तौर पर दे दी। तो ये जो चीज थी कि आप लोगों को लगता है भाई न्यूटन को ऐसा क्यों हुआ, तो न्यूटन उस स्टेट ऑफ माइंड में थे। तो इससे देखो एक चीज यहां पर मैं सभी को बोलूंगा कि भाई स्टेट ऑफ माइंड बहुत अलग चीज होती है। हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमें बहुत आगे भी ले जा सकता है, वो स्टेट ऑफ माइंड हमें
नीचे भी गिरा सकता है। जब आपने अपने आप को कम आंकना शुरू कर दिया कि हम तो इस चीज के लिए बने नहीं है, हम कोई चीज हासिल नहीं कर सकते, या हमारे जो है ये लेवल की चीज नहीं है, या हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने किसी चीज को ठान लिया है, समय लग सकता है लेकिन वो चीज आपके हाथ में जरूर आएगी। तो जो भी चीज है आप अपने में, जो बोला जाता है कि कई महान लोगों ने बोला कि जब इंसान जो है ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि वो भीड़ में भी अकेला हो जाए, वो भीड़ में भी अकेला हो जाए, तो वो उसकी सक्सेस की जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। मतलब हम अकेले रहकर भी अकेले नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हम फोन उठा लेते हैं, हम चीजें उठा लेते हैं। तो ऐसा कभी कोई चीज नहीं होगी कि जब आपको ऐसा कोई टाइम मिलेगा कि पढ़ने का मिले। लेकिन जो चीज कई फिलोसफर्स ने भी इसके बारे में कहा है कि हम जब क्राउड में अकेले हो जाएं, तो मान लिया जाए हम वहां पर जो है हमारी सक्सेस जर्नी वहां से स्टार्ट हो रही है। जो न्यूटन के भी लाइफ में 1 साल का जो जीवन था, उसने ऑप्टिक्स के ऊपर, कैलकुलस के ऊपर, ग्रेविटेशन के ऊपर इतना रिसर्च कर डाला। तो हमारे पास तो अभी बहुत जीवन बचा है, बहुत सारी चीजें बची हैं, तो उसको हमें कैसे जो है निकालना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड द ग्रेविटेशन। तो शुरू करेंगे आज हमारा चैप्टर, जो कि क्या है, ग्रेविटेशन। तो भाई ग्रेविटेशन में न्यूटन ने अपने घर के सामने जो है क्या गिरते हुए देखा, एक एप्पल को गिरते हुए देखा। फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड इज ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी, ये आज हम बोल पा रहे हैं। तो भाई न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया था, उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं, और इसी पर हमें जो है पता चलता है। वैसे तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, 1609 से 1618 के बीच में कैपलर्स ने भी लॉ दिए थे अपने, और कैपलर्स के लॉ के बेसिस पर बाद में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी जो है वो आपका बेसिकली वही 1666 की घटना के बाद फॉर्म हुआ है। तो ये जो कैपलर्स के तीनों लॉ थे, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उन लेक्चर्स को भी आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद हमें जो है एक फॉर्मूला मिला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का, जिसमें एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया न्यूटन ने। तो भाई न्यूटन ने ये फॉर्मूला तो दिया, लेकिन पहले बात कर लेते हैं इस फॉर्मूले तक पहुंचने से पहले कि भाई न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया। तो उसके ऑब्जर्वेशंस को थोड़ा सा देखते हैं। तो भाई न्यूटन्स के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, एक एक करके नजर डालते हैं। तो देखा जाए तो भाई न्यूटन क्या बोल रहा है, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है, व्हाई डज एप्पल फॉल ऑन अर्थ फ्रॉम अ ट्री। सेब पेड़ से धरती पर ही क्यों गिरता है, वो ऊपर क्यों नहीं जाता है। तो उसका आंसर उन्होंने देखा कि बिकॉज द अर्थ अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये जो आकर्षण है वो किस कारण है। तो उनका दूसरा क्वेश्चन था, कैन एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ। जैसे पृथ्वी ने एप्पल को अट्रैक्ट किया, तो क्या वो एप्पल भी पृथ्वी को अट्रैक्ट कर सकता था। तो यहां पर बोला गया, यस इट ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहां पर आंसर मिलता है कि न्यूटन का तीसरा नियम भी लगता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की समान जो है प्रतिक्रिया होती है विपरीत दिशा में। तो यहां पर बताया गया कि या एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बट द मास ऑफ द अर्थ इज मच लार्जर देन द एप्पल मास, दस द फोर्स अप्लाइड बाय द एप्पल अपीयर्स नेग्लिजिबल एंड द अर्थ नेवर मूव्स टुवर्ड्स इट। तो ये जो क्वेश्चन था, क्या सेब पृथ्वी को आकर्षित कर सकता है, तो हाँ कर सकता है। ये न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। अगर पृथ्वी सेब को आकर्षित कर रही तो सेब भी पृथ्वी को आकर्षित कर सकता है, करता है। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान सेब के द्रव्यमान से बहुत बड़ा है। पृथ्वी बहुत भारी है, सेब तो बहुत ही हल्का है, 200 ग्राम का होगा, लेकिन पृथ्वी तो कई जो है लाखों किलो की है। तो इसलिए सेब द्वारा लगाया गया बल नगण्य प्रतीत होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, और पृथ्वी कभी भी इसकी ओर नहीं बढ़ती है, लेकिन सेब बढ़ जाता है। फिर इससे हमें यह पता, न्यूटन thus suggested that all the objects in universe attract each other and this force of attraction is called gravitation force। तो न्यूटन ने यहां पर इस प्रकार न्यूटन ने सुझाव दिया कि इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, और आकर्षण के इस बल को हम क्या कह देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो ये चीज याद रखेंगे इसी चीज को, कि हर चीज एक दूसरे पे क्या लगा रही है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो भाई ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये है क्या। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहा जाता है कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, तो ये भी इस पर क्या लगा रहा है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। ये इसके ऊपर लगा रहा है, ये इसके ऊपर लगा रहा है।
इनके बीच में अगर डिस्टेंस d है या r है, इसके हिसाब से हम बात करते हैं। तो भाई यहां पर जो न्यूटन ने बताया कि भाई जो भी फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के। m1 m2 का मतलब दोनों के मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसको जब मर्ज किया गया तो बना m1 m2 बाय आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। और जब ये कांस्टेंट का साइन हटता है तो एक मतलब एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट मिलता है हमको। इस कांस्टेंट को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। इसके बारे में भी बात करेंगे, इसकी यूनिट क्या हो सकती है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो भाई जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो दिया न्यूटन ने, उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। ये ऑब्जेक्ट इसको कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसको कर रहा है, हम अर्थ को कर रहे हैं, अर्थ हमें कर रही है, लेकिन जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा जो है इंपैक्ट डाल रहा है। तो मास का बहुत बड़ा रोल है। मतलब सन के पास भी मास है, अर्थ के पास भी मास है, हमारे पास भी मास है। जो भी चीज है, उन किसी भी चीज के पास अगर मास है तो वहां पर क्या लग रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, और वो दोनों चीजें आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं। लेकिन जैसे कि वही बात हुई थी कि एप्पल अर्थ को क्यों नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि एप्पल का वजन काफी कम है, अर्थ का वजन काफी ज्यादा है। तो यहां पर जो है बात इस तरीके से होती है, देखेंगे इस फॉर्मूले पे आएंगे कि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स law of gravitation every object attract every other object with a force and this force is directly proportional to the product of their masses। और ये फोर्स किसके इक्वल होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के प्रोडक्ट के, दोनों के प्रोडक्ट को, उनके गुणनफल को। एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हिंदी में अगर हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है, और यह बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे इसका m1 है, इसका m2 है, तो m1 m2 हो जाएगा। और क्या कहा जा रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये बल उनके बीच की दूरियों के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये जो डिस्टेंस है 1/d² या r लेते हैं मोस्टली केसेस में, तो 1/r² होता है। तो ये देखा जाए तो मोशन अंडर ग्रेविटी रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose vertical motion is affected by the presence of gravity। तो यहां पर बताया गया the force that attract object downward is called gravity and in fact gravity works toward the center of the earth। यहां पर इसी को देखा जाए तो mass of the object and the gravitational constant जो होता है, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा, उसमें डिटरमाइन किया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो ये जो चीज है यहां पर जो है आपका, देखिए इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए कि हमने यहां पर जो बात करी है न्यूटन के ऑब्जर्वेशन के बाद, हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बता रहा है कि भाई दो चीजें जिनमें कुछ ना कुछ सर्टेन मास होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो वो द्रव्यमान एक दूसरे के गुणनफल के बराबर होगा और व्यतु अनुक्रमपाती होगा किसके, उनके बीच की दूरी के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यही हमने बात करी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सार्वभौम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है। वो बल किस पर निर्भर करता है, तो उन दोनों के ही गुणनफल पे, द्रव्यमानों के गुणनफल और बीच की दूरियों के व्यतक्रमानुपाती पर होता है, दूरियों के वर्ग का, मतलब स्क्वायर। और इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, तो ग्रेविटी भी तो एक चीज होती है, आपका गुरुत्वाकर्षण भी तो एक चीज है जिसमें कोई भी चीज नीचे जा रही है। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर मैं ये चीज ऊपर से छोड़ूंगा तो ये नीचे क्यों आ रही है, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी वर्टिकल मोशन अर्थ की तरफ क्यों कर रही है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और ये इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वर्टिकल मोशन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं किसी चीज को ऊपर फेंक रहा हूं तो वो हमेशा के लिए ऊपर क्यों नहीं जा पा रही, क्योंकि अर्थ भी तो उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो उसका जो वर्टिकल मोशन है वो इफेक्ट होता है। दूसरी बात कही जा रही है, द फोर्स दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड इज कॉल्ड ग्रेविटी। कोई भी चीज जो अर्थ में, अगर हमने ये चीज ऊपर रखी है और ये नीचे आ रही है, तो नीचे क्यों आ रही है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण वो क्या हो जाती है, नीचे चली जाती है। तो बेसिकली यहां पर हम जो सेकेंड लाइन में कह रहे हैं, द फोर्स दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड इज ग्रेविटी। इनफैक्ट ग्रेविटी वर्क्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ग्रेविटी कहां काम करती है, अर्थ के सेंटर की तरफ काम करती है। तो ये याद रखेंगे भाई, कहां कर रही है, सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर ये अर्थ पे कोई भी चीज है
तो देखा जाए तो आप अर्थ तो घूम भी रही है, कभी आप यहां पर भी होते हैं, कभी आप यहां पर भी होते हैं, कभी आप यहां पर भी होते हैं। अर्थ तो हमेशा रोटेशन भी कर रही है, रेवोल्यूशन भी कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना कि आप रात को बेड पे सोए और आपका बेड उल्टा पड़ा मिला, आप जो है हवा में सो रहे थे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चीज हमें कहां खींच रही है, सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ऑफ द अर्थ होने के कारण हम कोई भी स्टेट में हो हम बैलेंस ही रहते हैं। तो ग्रेविटी का इतना बड़ा इंपैक्ट है। तो the force that attract object downward is gravity. In fact, gravity works toward the center of the earth. और ये कहां काम कर रही है, अर्थ के सेंटर की तरफ काम कर रही है। दूसरी बात करें, the mass of the object and the gravitational constant determines the magnitude of the gravitational force. अभी हमने एक फॉर्मूले की बात करी थी, F is equals to m1 m2 by r square, और एक कांस्टेंट आ जाता है g। तो अगर हमें कहीं पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स को नापना है तो हमें मास पता होना चाहिए। तो द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या बता देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को वहां पर डिफाइन कर देंगे। तो यहीं पर अगर हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के तहत किसी भी वस्तु की, अगर यहां पर बात की जा रही है, किसी भी वस्तु की गति को संदर्भित करती है जिसकी ऊर्ध्वाधर गति गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति से प्रभावित होती है। जो ऊर्ध्वाधर है इसी को वर्टिकल मोशन कहा जाता है। कोई चीज ऊपर जाते जाते नीचे क्यों आ जाती है, आप कोई चीज को ऊपर फेंको फिर वो नीचे ही आती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे खींची आ रही है। इसी के लिए हम जो है एक वेलोसिटी भी पढ़ेंगे आगे चलकर, जिसको स्केप वेलोसिटी कहा जाएगा। स्केप वेलोसिटी के कारण कोई भी सैटेलाइट्स को लॉन्च करना होता है तो अर्थ से बाहर लेकर जाया जाता है। तो हर चीज जो है ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाने के लिए होता है, वो कॉन्सेप्ट आगे है। लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है, ऊर्ध्वाधर गति, मतलब वर्टिकल मोशन की। इसके अलावा अगर हम बात करें वस्तु को नीचे की ओर आकर्षित करने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। दरअसल गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करता है और वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम को निर्धारित करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे करेगा और उनके मास पे करेगा। तो जो हमने फॉर्मूला यहां पर बात करी थी, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये बहुत जरूरी है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास बहुत ज्यादा निर्भर करता है किसी भी चीज की वैल्यू निकालने के लिए। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल्स विद अ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them, जो हम अभी बात कर ही चुके हैं। इसके अलावा न्यूटन के हिंदी में बात कर लेते हैं कि अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक कण हर दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है जिसका परिमाण है क्या, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे अनुपातिक और उनके केंद्र के बीच की दूरी के वर्ग के व्यस्त अनुक्रमानुपाती, जिसको कहा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इससे हमको एक इक्वेशन मिली कि भाई ये जो फोर्स लगा रहा है F2 और ये लगा रहा है F1, तो F1 इज इक्वल्स टू F2 जो होगा यहां पर G आ जाएगा m1 m2 और इनके बीच का जो डिस्टेंस r हो गया तो ये बन गया r स्क्वायर। तो यहां पर देखिए फोर्स की यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट क्या होगी, इकाई क्या होगी, तो बहुत ही सिंपल है भाई, फोर्स तो इतना पढ़ चुके हैं ना हम लोग, क्या होगी इसकी, न्यूटन ही होगी। तो न्यूटन ही होगी। इसके अलावा आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसकी यूनिट बताओ m की, तो इसकी तो kg होगी, इसकी भी kg होगी। इसके बाद r स्क्वायर का मतलब क्या है, तो r स्क्वायर का मतलब है मीटर स्क्वायर। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट बताइए, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब हमें केवल G की पता करना है, तो G को अगर अलग करेंगे तो ये R चला जाएगा ऊपर, ये m1 m2 आ जाएगा नीचे। तो ये क्या बनेगा, F डॉट R स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब निकाल पाएंगे हम इसकी यूनिट। तो देखा जाए तो भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में आपको F से मिलेगा न्यूटन, ये न्यूटन है, R से मिलेगा क्या, मीटर स्क्वायर। इसके अलावा m1 m2 मतलब kg स्क्वायर। तो जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तो वैसे होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। तो पहले इसकी यूनिट पर ध्यान दीजिए, न्यूटन मीटर बाय kg स्क्वायर होती है इसकी वैल्यू।
तो यहां पर एवरीबडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी बाय फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसके अलावा यहां से आपसे कोई पूछ लिया जाए कि इसकी यूनिट बता दीजिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो आप लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसकी यूनिट मत भूलिएगा, प्रीलिम्स का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं, एवरीबडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी बाय फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। और जब हम ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ की बात करते हैं, क्योंकि भाई अर्थ पर कोई भी चीज है तो वो उसको अर्थ सेंटर की तरफ खींच रही है, और ये जो चीज है इसका भी मास कुछ होगा, इसका भी कुछ मास होगा, तो ये जो खींचती है अर्थ पर उस चीज को ग्रेविटी कह दिया जाता है, हिंदी में उसको गुरुत्वाकर्षण बोल दिया जाता है। और इसकी वैल्यू अर्थ के ऊपर कितनी है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये याद रख लीजिए कि भाई क्या होती है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी से बताते हैं। वैल्यू है इसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट है, तो ये तो आप सीख ही चुके हैं। इसके अलावा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज एंड मास ऑफ द बॉडी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भाई जो एक्सेलरेशन है स्मॉल जी है वो किस पर निर्भर करता है, किसी चीज के मास पर निर्भर करता है, शेप पर निर्भर करता है, साइज पर निर्भर करता है, तो नहीं करता है। कोई अगर आप कोई 2 kg का पत्थर कहीं से फेंकें और 10 kg का पत्थर फेंकें तो वो दोनों ही एक साथ ग्राउंड पर आएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है, ग्रेविटी को कोई मतलब नहीं होता उसका साइज कैसा है, उसका मास कैसा है, उसका शेप कैसा है। ग्रेविटी आंख बंद कर कर लगती है, सब पर बराबर मात्रा में लगती है। तो ये बात हो गई। इसके अलावा हिंदी में ही इसको देख लेते हैं, तो ब्रह्मांड में हर कोई दूसरे शरीर को गुरुत्वाकर्षण बल नामक बल से आकर्षित करता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी पिंड के उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, और किससे दर्शाया जाता है, इंग्लिश अल्फाबेट स्मॉल जी से। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये याद रख लेंगे। इसके बाद देखिए, ये पूछा जाता है कि भाई गुरुत्वाकर्षण आपका सबसे अधिक कहाँ होता है। तो अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा है, तो वजन ज्यादा है तो वो कहाँ नापे, तो वो अपना वजन नापे जाकर इक्वेटर पर। तो इक्वेटर पर आपका जो भी वजन होगा सबसे कम नजर आएगा, और किसी का वजन बहुत कम है तो वो चला जाए पोल्स पे। पोल्स पे क्या होता है, वेट इज मैक्सिमम एट पोल्स। वेट जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखेंगे वेट हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन यहां पे कौन सा काम कर रहा होता है, स्मॉल जी। अब ये क्या चीज है, तो वैसे मैं बता चुका हूं जब मैंने वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी बताया था, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो इसको वापस से मैं डिफाइन कर देता हूं। हमारा जो है बॉडी में हम बोलते क्या है, मास, बताते क्या है, केजी में। तो ये चीज हम सही बताते हैं कि भाई मास की यूनिट हमेशा केजी होती है, लेकिन एक्चुअल में हम जो मास देख रहे हैं हमारा, हम किसी को अपना जो भी मास बताते हैं, हमारा वजन कितना है, तो हम एक्चुअल में उसको वजन नहीं बता रहे होते हैं, हमारा वेट बताते हैं। और ये वेट किसके इक्वल होता है, तो वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखा जाए तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो असल तौर पर हमें अपना जो वेट बताना चाहिए वो न्यूटन में बताना चाहिए, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स को हम नापते हैं, वो वेट कहलाता है। तो वेट हमेशा किसके इक्वल होगा, मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास मतलब द्रव्यमान, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसको हम जी से इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर एक मास फिक्स है, आपकी बॉडी का जो मास है वो कहीं नहीं बदलता। तो हम यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि वेट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा पोल्स पे और मिनिमम हो जाएगा इक्वेटर पे, उसका कारण ये है कि हमारा मास नहीं बदल रहा है, स्मॉल जी की वैल्यू बदल रही है। मतलब हमारा वेट किसके इक्वल है, m इंटू जी के। जी हमारे अर्थ पर कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम बोलते हैं, ये हम एवरेज बोलते हैं, ये औसत बताते हैं कि पूरी पृथ्वी पर ये होता है। लेकिन जब आप पोल पर जाएंगे तो पोल पर जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लिया जाए इसको हम 10 लेकर चलते हैं, ये 10 है। अब ये जो मास है आपका, मास जो था आपका, मान लिया जाए 6 kg है, आपका मास 6 kg, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपका वेट आ गया 60। तो मास तो आपका नहीं बदलेगा। आप इक्वेटर पे चले गए, इक्वेटर पे भी मास 6, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो गया, ये 9.8 था, यहां 10 हो गया,
यहां पे कम होकर 9 हो गया, तो आपका वेट कितना हो जाएगा 54। तो बेसिकली आपका मास यहां पर भी 6 है, मास यहां पर भी 6 है, लेकिन वेट जो बदल रहा है वो अलग अलग बदल रहा है। इसलिए अगर आप अर्थ पर वेट कर रहे हैं, मान लिया जाए आपका 60 kg वेट है, आप मून पर चले गए, तो मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 हो जाती है। तो अगर आपका यहां 60 है तो मून पर आप सिर्फ 10 न्यूटन के होंगे, तो ये जो है वजन आपका 6 गुना कम हो जाएगा। तो आपका वजन बढ़ रहा हो तो मून पर नापिए, और कम हो रहा हो तो भाई आप जाकर पोल्स पे नापिए, वहां पर मैक्सिमम मिलेगा। तो ये जो चीज है ये ग्रेविटेशन के कारण होती है। तो ग्रेविटेशन की वैल्यू हर जगह अलग अलग होती है, क्योंकि यहां पर रिलेशन है सेंटर ऑफ द अर्थ से। ये पुल कहां से आ रहा है, अर्थ के सेंटर से आ रहा है, तो सेंटर से आपका पोल्स पास में होते हैं, इक्वेटर दूर होता है, तो दूर होने के कारण इसका वजन कम हो जाता है। ये पास में है तो ये बहुत तेजी से खींच रही होती है, तो यहाँ जी की वैल्यू ज्यादा होती है, और जी के ज्यादा होने के कारण इसका वजन ज्यादा होता है। तो इनको शॉर्ट में क्या बोला जाए, तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विथ हाइट ऑफ द और डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और जी इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड जी इज मिनिमम एट इक्वेटर। हिंदी में देखा जाए तो जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊंचाई या गहराई के साथ घटता जाता है। मतलब आप जैसे अर्थ से इतने पास हो तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब आपका पोल्स पे, लेकिन इक्वेटर क्या होते हैं, दूर होते हैं, तो जी की वैल्यू यहां पर मिनिमम हो जाती है, कम हो जाती है। तो हिंदी में वही बात कर लेते हैं, जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, मैक्सिमम एट पोल्स। तो आपको वजन अगर आपका ज्यादा नापना है तो पोल्स पे जाइए, इसके अलावा मिनिमम नापना है तो इक्वेटर पे जाइए। तो जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, जी डिक्रीजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। जी डिक्रीज हो जाता है अगर रोटेशन ऑफ अर्थ तेजी से होने लगे, अगर पृथ्वी बहुत तेजी से घूमने लगे तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसके अलावा जी डिक्रीजेस इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस एंड इंक्रीजेस इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ डिक्रीजेस। अब देखिए यहां पर जो चीज है, इस फैक्ट को ध्यान से समझ लीजिए। जी डिक्रीजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ का मतलब जो घूर्णन होता है पृथ्वी का, उस पर निर्भर करता है। जी डिक्रीजेस इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस। अगर अर्थ बहुत तेजी से घूमने लगेगी तो बहुत तेजी से घूमने पर किसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसके अलावा अर्थ धीरे धीरे घूमने लगे तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, इस पर भी निर्भर करती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखेंगे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ, सो द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ द मून विल बी 1/6 ऑफ हिज एक्चुअल वेट ऑन द अर्थ। तो पृथ्वी के घूमने के कारण जी घटता है, पृथ्वी की कोणीय गति बढ़ने पर जी घट जाती है, और यदि पृथ्वी की कोणीय गति घट जाती है तो जी बढ़ जाता है। इसके अलावा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का छठा जो होता है 1/6वां भाग जो होता है त्वरण होता है। अतः चंद्रमा की सतह पे जो मैंने बताया कि यहां पर कोई 60 kg बोल रहा है तो वहां पर 10 kg होगा। वैसे kg में नहीं दर्शाना चाहिए वेट को, न्यूटन में दर्शाना चाहिए। और एक और चीज याद रखेंगे, हमारा वेट हमेशा कैसा होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक अदिश राशि नहीं होता है। वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशि, तो हमारा वेट जो है वो सदिश राशि है या वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, तो हमारा मास, ये याद रख लेंगे। इसके बाद आज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसमें बहुत सारी बात करनी है, और मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूं कि ये सारी चीजें आपके जो है कमेंट्स पे डिपेंड करेंगी। क्या हम इसको थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आज तो हमने थोड़ा सा ग्रेविटेशन को बेसिक फॉर्म में लिया है, तो वो आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगा, नहीं तो जैसे हमारी चीजें चल रही हैं हम उसको वैसे ही चलाते रहेंगे। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चन से क्या क्या बन सकता है। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्क्राइब द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। गुरुत्वाकर्षण के नियम के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का वर्णन करता है द्रव्यमान वाले किन्हीं दो पिंडों का। एनी टू बॉडीज हैविंग मास, अर्थ एंड पॉइंट मास ओनली, अर्थ एंड सन ओनली, टू चार्ज बॉडीज ओनली। तो ये तो बनना चाहिए। द्रव्यमान वाले किन्हीं दो पिंड, केवल पृथ्वी और बिंदु द्रव्यमान, केवल पृथ्वी और सूर्य, केवल दो आवेशित निकाय। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये भी बन जाएगा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है। इसके बाद द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता उनके द्रव्यमान पर, उनके अलगाव पर, उनके द्रव्यमान का उत्पाद पर, या दो निकायों के बीच के माध्यम पर। द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, देयर सेपरेशन एंड देयर मास। तो ये आपको बताना है। इसके अलावा द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेल्ड बाय, पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो किसके द्वारा धारण किया जाता है, विंड, क्लाउड्स, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटी। हवा, बादल, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र या गुरुत्वाकर्षण। तो ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये सबको ही बनना चाहिए। तो ये आप बता देंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा।
इसके अलावा कोई दिक्कत है, इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। जो भी डाउट्स लगते हैं इन पे आप पुट कर दिया करिए। कई बच्चे जो मैंने मेंस राइटिंग स्टार्ट करवाई है दूसरे सेशंस में, तो वो मेल करते हैं। तो आप भी कोई भी तरह का डाउट्स है तो इस पे आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम लिंक पर अपलोड हो जाएगी, तो वहां से डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।